हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 12 के रसायन विज्ञान में हम लोग पढ़ रहे हैं रासायनिक बल गतिकी को और इसमें यह लेक्चर नंबर 3 है। इसके पहले इस चैप्टर में 2 लेक्चर्स हो चुके हैं। इसमें हमारी आज की टॉपिक है अभिक्रिया वेग या अभिक्रिया दर को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो किसी रिएक्शन के रेट को कम कर सकते हैं या अधिक कर सकते हैं। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो इसको। प्रभावित करने वाले कारक कुल 5 कारक पढ़ेंगे हम लोग इसमें। और पहला कारक है अभिकारकों का सांद्रण। अभिकारकों का सांद्रण यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स में हम ये देखेंगे कि जब भी किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए अभिकारकों का सांद्रण बढ़ा दिया जाता है तो अभिक्रिया की दर ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो इसमें हम लोग पहले समझा दें, इसके बाद पॉइंट को लिखेंगे। मान लो किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए हमने एक पात्र लिया हुआ है और इस पात्र में रासायनिक अभिक्रिया को करा रहे हैं। इसमें अभिकारक ए और बी उपस्थित हैं, आपस में मिलके उत्पाद बना रहे हैं। इस पात्र में यदि ए की मात्रा बढ़ा दी जाए या बी की मात्रा बढ़ा दी जाए या दोनों की ही मात्रा बढ़ा दी जाए तो अभिक्रिया का वेग बढ़ सकता है और अधिकांशतः अभिक्रियाओं में अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। कुछ ही अभिक्रियाएं ऐसी हैं जिनमें अभिक्रिया का वेग नहीं बढ़ता है। तो कॉमनली जनरली हम ये कह सकते हैं कि अभिकारकों का सांद्रण बढ़ा देने पर अभिक्रिया की दर बढ़ती है। तो इस पॉइंट को लिख लेते हैं। अभिकारकों का सांद्रण बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर सामान्यतः बढ़ जाती है। अधिकांशतः रिएक्शंस में यही होता है, जब ही अभिकारकों की मात्रा बढ़ाएंगे अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी। एक सांद्रण को समझो, सांद्रण क्या चीज है। सांद्रण का मतलब होगा, मोटे मोटे शब्दों में ये कहें, सांद्रण का अर्थ है अभिकारक के अमाउंट से कितनी मात्रा उसकी ली जाती है, और अगर वह गैसीय अवस्था में है तो उसके प्रेशर से। जितनी ही ज़्यादा मात्रा गैस की होगी उतनी ही ज़्यादा उस पात्र में उसका प्रेशर होगा। तो गैसीय अवस्था में सांद्रण का अर्थ उसके दाब से होता है और यूं द्रव या ठोस अवस्था में उसकी मात्रा से होता है। अगर यह द्रव है तो अभिकारक ए और बी हमने लिया हुआ है। मान लो कि ए की प्रारंभिक मात्रा हमने लिया है 2 ml और बी की प्रारंभिक मात्रा लिया है 3 ml। ठीक है, तो ये हमारा अभिकारक का सांद्रण व्यक्त कर रहा है। अगर इसको हम बढ़ा के कर देते हैं 4 ml और ये 3 ml ही रहने देते हैं तो ये कहा जाएगा कि हमने अभिकारक के सांद्रण को बढ़ा दिया, ए के सांद्रण को बढ़ा दिया। दोनों ही अभिकारक हैं, ठीक है, ए और बी मिल करके उत्पाद बना रहे हैं, तो ये दोनों ही अभिकारक हैं। यहाँ हमने ए के सांद्रण को बढ़ाया, नीचे देखो इसको 2 ml ही रखते हैं, बी के सांद्रण को बढ़ा के 2 गुना कर दिया 6 ml। तो यहाँ कहेंगे कि बी के सांद्रण को हमने बढ़ा दिया। या फिर दोनों की ही मात्रा बढ़ा लेते हैं, इसको 4 ml ले लेते हैं, इसको 6 ml ले लेते हैं, तो यहाँ कहेंगे कि अभिकारक ए और बी का सांद्रण हमने बढ़ा दिया। ठीक है, तो सांद्रण समझ में आ गया होगा। सांद्रण का बढ़ाना किसको कहते हैं। अब देखो, जब ही अभिकारक का सांद्रण बढ़ाएंगे अभिक्रिया का वेग सामान्यतः बढ़ जाता है, और इस पे आगे भी चर्चा होने वाली है वेग नियम के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ सामान्यतः ये समझो कि अभिकारकों का सांद्रण बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ती है। दूसरा पॉइंट है अभिकारकों की प्रकृति, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। अभिकारकों की प्रकृति को देखो, समझो। 2 पॉइंट्स इसके लिए हम बना रहे हैं। एक तो अभिकारक का फेज, किस अवस्था में वह उपस्थित है। फेज जानते हैं हम, सॉलिड, लिक्विड और गैस, 3 अवस्थाएं होती है। सॉलिड पे विचार करें तो सॉलिड में इनके मॉलिक्यूल जो होते हैं बहुत ही नज़दीक होते हैं, और क्या होता है, ये संरचना सबसे अस्थायी होती है, तो इनकी अभिक्रिया की गति कम होती है। ठीक है, अपेक्षाकृत द्रवों के इनके अभिक्रिया करने की गति क्या होगी, कम होगी अपेक्षाकृत द्रवों और गैसों के। ठीक है, और लिक्विड की अगर बात करें तो इनके अणु क्या होंगे, दूर दूर होंगे, उनकी एनर्जी भी सॉलिड स्टेट की अपेक्षा अधिक होगी, तो इनके अभिक्रिया करने की दर सॉलिड की अपेक्षा ज़्यादा लेकिन गैस की अपेक्षा कम होती है। ठीक है, यहाँ क्या होगी, सॉलिड से ज़्यादा
ठोस से अधिक और गैस से कम। ठीक है, और गैसों में क्या होगा, जब कोई भी अभिकारक गैसीय अवस्था में होगा उस समय उसके अभिक्रिया करने की दर सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि इसके अणु एक तो क्या होंगे, दूर दूर होंगे, तेजी से आपस में क्या करते हैं, घूमते हैं, पूरे पदार्थ में गति करते हैं, स्वतंत्र होते हैं, तो इनमें टक्करों की संभावना ज़्यादा होती है। अभिक्रिया का टक्कर वाला सिद्धांत या संघट्ट सिद्धांत क्या है, इसके ऊपर भी डिटेल में चर्चा होने वाली है, बात करेंगे। ठीक है, तो गैसीय अवस्था में हम क्या देखेंगे कि अभिक्रिया की दर सबसे ज़्यादा होती है। दूसरा पॉइंट बना रहे हैं हम, ये दूसरा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, अगर हम अभिकारक की प्रकृति को देखें कि वह आयनिक है कि सहसंयोजक है, तो उस केस में क्या होगा, जब अभिकारक आयनिक होगा तो ये अभिक्रियाएं तो तुरंत ही हो जाती हैं, इंस्टेंटेनियसली तुरंत अभिक्रियाएं होती हैं, इसीलिए हम इनको रेट लॉ में पढ़ते भी नहीं हैं। ये वेरी फास्ट हैं। अभिकारक जब आयनिक होगा तो अभिक्रिया की गति बहुत तीव्र होगी। ठीक है, और अभिकारक यदि सहसंयोजी हैं तो अभिक्रिया की गति औसत होती है, कम होती है। ठीक है, तो ये अभिकारकों की प्रकृति हुआ, ये दूसरा पॉइंट था। इसको हम लिखते हैं, अभिकारकों की प्रकृति में ठोस अभिकारक सबसे कम क्रियाशील व गैस अभिकारक सबसे अधिक क्रियाशील होते हैं। द्रव अभिकारकों के लिए अभिक्रिया का वेग औसत होता है। यदि अभिकारक आयनिक प्रकृति के हैं तो अभिक्रिया वेग अति तीव्र होता है, और यदि वह सहसंयोजी हैं तो अभिक्रिया की दर भी कम होती है। ठीक है, और तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट है सतह का क्षेत्रफल, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की सरफेस एरिया जितना ही ज़्यादा होगी, जितना ही ज़्यादा सतह होगा, उतना ही अभिक्रिया की गति तीव्र होगी। क्यों? क्योंकि अभिकारक अणुओं के लिए अभिक्रिया करने के लिए ज़्यादा अवसर उपलब्ध होते हैं। एग्जाम्पल हो, जैसे अगर हम लकड़ी को जलाते हैं तो एक मोटी लकड़ी जलाएं तो वहाँ क्या धीरे धीरे जलती है। अगर उसको तोड़ तोड़ के या काट के चीर के टुकड़े टुकड़े कर लिया जाए तो क्या होगा, तीव्र गति से जलेगा, और उसको महीन चूड़ कर दिया जाए तो और तेजी से जलेगा। ठीक है, तो यहाँ हम जान जाएं कि सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने से अभिक्रिया की गति भी बढ़ जाती है, और यह कारक केवल क्या है, अधिकतर ठोस अभिकारकों के लिए ही है। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे ठोस अभिकारकों के लिए सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये पॉइंट लिखते हैं, ठोस अभिकारकों के लिए सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। और चौथा फैक्टर है कैटलिस्ट या उत्प्रेरक। तो कैटलिस्ट के बारे में सामान्यतः हम ये जानते हैं कि कैटलिस्ट वे पदार्थ हैं जो किसी भी अभिक्रिया में मिला देने पर अभिक्रिया की दर को या तो बढ़ा देते हैं या तो घटा देते हैं। बढ़ाने और घटाने के आधार पर इनको धनात्मक या ऋणात्मक उत्प्रेरक भी कहते हैं। तो अधिकतर हम बात करते हैं धनात्मक उत्प्रेरकों की, जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो उत्प्रेरक की उपस्थिति, यदि वह धनात्मक उत्प्रेरक है तो उसकी उपस्थिति अभिक्रिया की दर को अचानक से बहुत तेज बढ़ा देती है। ऐसा क्यों होता है, यहाँ पॉइंट को समझा रहा हूँ, समझो। वास्तव में अभिकारक के अणु जो होते हैं, मान लो उनका एनर्जी लेवल ये है, ये रिएक्टेंट का एनर्जी लेवल है, ये एनर्जी का लेवल हम बना दे रहे हैं। तो रिएक्टेंट के अणु अभिक्रिया करके उत्पाद बनाने के लिए इनके पास कितनी एनर्जी होनी चाहिए, एक कम से कम एनर्जी की मात्रा होनी चाहिए। उतनी एनर्जी इसमें होगी तभी ये क्या करेंगे, टक्कर करके आपस में उत्पाद में परिवर्तित हो पाएंगे। यानी कि यहाँ एक ऊर्जा अवरोध होता है, ऊर्जा का बैरियर होता है। इसको ऊर्जा के पहाड़ जैसे हम दिखा दे रहे हैं, ये ऊर्जा बैरियर है, ऊर्जा अवरोध। ठीक है, इस ऊंचाई पर चढ़ने के लिए उत्पाद के अणुओं को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि इनका ऊर्जा लेवल तो ये है और यहाँ क्या ऊर्जा लेवल ज़्यादा है। ठीक है, तो इस ऊर्जा लेवल तक पहुँचने के लिए इनको और अधिक ऊर्जा देनी होती है। ये आपस में टक्कर कर करके या टेम्परेचर बढ़ा के यहाँ एनर्जी लेवल बढ़ाया जाता है अभिकारक अणुओं का, और जब इनकी एनर्जी इतनी हो जाती है कि इस लेवल को पार कर सके तब क्या करते हैं, अभिकारक के अणु उत्पाद में परिवर्तित हो पाते हैं। ये प्रोडक्ट की एनर्जी लेवल है। ठीक है,
रिएक्टेंट का एनर्जी लेवल प्रोडक्ट के एनर्जी लेवल से हमेशा ज़्यादा होता है। जो भी उत्पाद बनेगा उसका एनर्जी लेवल कम होता है, उसकी ऊर्जा कम होती है अभिकारक अणुओं से, ठीक है। तो इस बैरियर को पार करके पहुंचने के लिए इनके पास कम से कम एक ऊर्जा की मात्रा होनी आवश्यक है। उस ऊर्जा को कहते हैं, जो ऊर्जा इनको प्रदान की जाएगी यहाँ तक, इस लेवल तक पहुंचने के लिए, उसको एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन या सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। अभी परेशान मत होना कि सक्रियण ऊर्जा ये एक नया टर्म आ गया है, इसको हम डिटेल में पढ़ाने वाले हैं, चैप्टर में डिटेल में ये है। तो सक्रियण ऊर्जा को हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो जितने ही अभिकारक अणुओं की क्या होगी, एनर्जी होगी, उतने ही प्रोडक्ट में परिवर्तित होंगे। अब कैटलिस्ट क्या करता है, जब ही हम इसमें उत्प्रेरक मिला देते हैं वो इस ऊर्जा अवरोध को ही कम कर देता है। क्या करता है, ऊर्जा अवरोध को कम कर देता है। पहले ये लेवल इतना था, अब इतना हो गया। अब क्या हो गए, अधिक से अधिक अभिकारक के अणु यहाँ से पार होके प्रोडक्ट बना पाएंगे। इसलिए इस रिएक्टेंट में कैटलिस्ट की मात्रा मिला देने पर अभिक्रिया की दर तेज हो जाती है, ठीक है। तो इस पॉइंट को लिखते हैं, उत्प्रेरक की उपस्थिति अभिक्रिया की दर को बढ़ा देती है। उत्प्रेरक अभिकारक अणुओं के सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है, जिससे अधिक से अधिक अभिकारक अणु उत्पाद में परिवर्तित होने लगते हैं। ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। उत्प्रेरक का कार्य क्या है, सक्रियण ऊर्जा को कम कर देना, ठीक है। अभिकारक अणुओं के सक्रियण ऊर्जा को, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को ही कम कर देता है, जिससे अधिक से अधिक अभिकारक के अणु उत्पाद में बदलने लगते हैं। इसलिए अभिक्रिया की गति तेजी से बढ़ती है, ठीक है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला कारक है टेम्परेचर, तापक्रम। और जनरली हम ये देखते हैं कि तापक्रम जब बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया की गति क्या होती है, तीव्र हो जाती है, तेज हो जाती है। किसके लिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए, वहाँ जहाँ उष्मा का अवशोषण होता है। अगर अभिक्रिया हो रही है तो उष्मा का जब अवशोषण होता है, उनके लिए टेम्परेचर अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है। और अधिकतर अभिक्रियाएं एंडोथर्मिक प्रकृति वाली ही होती हैं, उष्मा शोषी होती हैं। अगर उष्मा क्षेपी अभिक्रियाओं के लिए टेम्परेचर बढ़ाएं तो वहाँ अभिक्रिया की गति कम हो जाएगी। जैसे एक एक्सोथर्मिक उष्मा क्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण लें, चूने का पानी में घुलना। चूना जब पानी में घुलता है तो वहाँ क्या होता है, अधिक मात्रा में हीट उत्सर्जित होती है, ठीक है। तो जब हीट उत्सर्जित होती है तो अगर वहाँ हम नीचे से भी उष्मा देने लगें तो क्या होगा, चूने के पानी में घुलने की दर कम हो जाएगी, वहाँ अभिक्रिया का वेग कम हो जाएगा। लेकिन अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करें, उष्मा शोषी अभिक्रिया की बात करें, जैसे चीनी का पानी में घुलना, नमक का पानी में घुलना, तो जनरली हम क्या देखते हैं, चीनी को जब पानी में घोलेंगे तो वह धीरे धीरे घुलती है, लेकिन जब भी टेम्परेचर बढ़ाते हैं क्या होगा, तेजी से पानी में घुलने लगती है चीनी। तो वहाँ अभिक्रिया कैसी है, उष्मा शोषी है, ठीक है। तो सभी उष्मा शोषी अभिक्रियाओं के लिए तापक्रम बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, ठीक है। एक और उदाहरण से यहाँ समझो। अभिक्रिया हम करा रहे हैं किसी पात्र में, बीकर है या टेस्ट ट्यूब है। प्रयोगशालाओं में भी हम देखते हैं कि अधिकतर उत्पाद तक पहुंचने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, ऑपरेटर्स को हीट करना पड़ता है, टेस्ट ट्यूब को गर्म करना पड़ता है, बीकर को गर्म करना पड़ता है, फ्लास्क को गर्म करना पड़ता है। ठंडे में वह रिएक्शन नहीं हो पाती, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, इस बात को समझें आप। जब हम रासायनिक अभिक्रिया करा रहे हैं, किसी पात्र में अभिकारक उपस्थित हैं, ये ठंडे में रिएक्शन ही नहीं कर रहे हैं, कोई अभिक्रिया नहीं हो रही या कोई उत्पाद ही नहीं बन रहा ठंडे में। जैसे हमने एक बर्तन में चीनी, पानी, चाय पत्ती डाल दी, छोड़ दिया ठंडे ठंडे, वहाँ कोई उत्पाद नहीं बनेगा, चाय नहीं मिलने वाली है हमको। चाय कब मिलेगी, जब उसको हीट करेंगे, गर्म करेंगे, बॉयल करेंगे, तब जाके चाय बनेगी, ठीक है। इसी तरह बहुत सारी अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनको हीट करना पड़ता है, और जब हम हीट करते हैं तभी प्रोडक्ट पे पहुंचते हैं। तो इसमें होता क्या है, इस बात को समझो। फिर से हम एनर्जी लेवल को बना रहे हैं, जैसे हमने उत्प्रेरक वाले पॉइंट में देखा था, और ऊर्जा का अवरोध भी बना दे रहे हैं। ऊर्जा अवरोध, ऊर्जा अवरोध, ठीक है। ये अभिकारक हो गए, इनकी एनर्जी हो गई, ये हमारे अभिकारक हैं, ठीक है। थोड़ा और ऊंचा तक अवरोध को दिखाते हैं, ये ऊर्जा अवरोध है, ये अभिकारक हो गए, ठीक है ना। रिएक्टेंट आर,
रिएक्टेंट के पास, अणुओं के पास इतनी ऊर्जा नहीं है कि इस अवरोध को पार कर सकें। ठंडे में तो इतनी ऊर्जा नहीं है। अब क्या करेंगे, इनको हीट करेंगे, गर्म करेंगे, और गर्म करने का मतलब है क्या होगा, इस पात्र को यदि हम गर्म कर रहे हैं तो इसमें काइनेटिक एनर्जी भर रही है, ठीक है, इनकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो रही है। अणुओं को हम जानते हैं पहले से कि अगर वो द्रव अवस्था में है तो उनमें कौन सी गति होती है, अनियमित गति होती रहती है, ठीक ना, उसको क्या कहते हैं, ब्राउनियन गति कहते हैं। और उस गति के कारण अभिकारक के अणु आपस में टकराते हैं, अपनी ऊर्जा दूसरे को स्थानांतरित करते हैं, इसलिए कभी अभिकारक अणुओं की ऊर्जा कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है। जिन अणुओं की ऊर्जा ज़्यादा हो जाती है वो इस अवरोध को पार करके उत्पाद बना देते हैं, ठीक है। लेकिन यह टक्करों के बाद भी अभिकारक के अणुओं में इतनी ऊर्जा नहीं मिल पा रही है कि वो उत्पाद तक पहुंच सके, ठीक है। तो यहाँ तो अभिक्रिया ही नहीं शुरू हुई जब चाय और पानी हमने लिया था। तो अब गर्म करने लगे, गर्म किए, तब क्या हुआ, धीरे धीरे अभिकारक के अणुओं की ऊर्जा इतनी हो गई कि यह उत्पाद बनाना शुरू किए, और टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ाया तो और ज़्यादा अभिकारक के अणु उत्पाद तक पहुंचने लगे, ठीक है। तो तापक्रम बढ़ाने का मतलब अभिकारक के अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ाना है, उनके टक्कर को बढ़ाना है। और जब हम अभिक्रिया का संघट्ट सिद्धांत पढ़ेंगे तो वहाँ ये देखेंगे कि वही अभिकारक अणु उत्पाद में परिवर्तित हो रहे हैं जिनकी टक्कर प्रभावी है, यानी प्रभावी टक्कर वाले अभिकारक ही उत्पाद में परिवर्तित हो सकते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यहाँ इस पॉइंट को लिख देते हैं। तो ये लास्ट पॉइंट है, तापक्रम। एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ती है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर अभिकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है और प्रभावी टक्करों की संख्या भी बढ़ जाती है। इसके कारण अधिक से अधिक अभिकारक के अणु उत्पाद में परिवर्तित हो पाते हैं, ठीक है। तो ये सारा पॉइंट्स रहा फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।